स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास एलटी जीआईसी जीडीसी की इस टेस्ट सीरीज़ में। और आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 5 पर चर्चा करने चल रहे हैं। आप में से जो भी सदस्य हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और हमारा टेलीफोन नंबर भी मौजूद है। आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। 2018 में रिकॉर्ड रिजल्ट दिया हमने, उसके पहले भी पीसीएस की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में और पुलिस की परीक्षा में और प्राथमिक शिक्षक में बम्पर भर्तियों में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो आइए आप लोग को हम ले चलते हैं टेस्ट सीरीज़ 5 पर। आज व्याख्यात्मक हल करने चल रहे हैं। सभी सदस्यों का एक बार हम स्वागत करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टेस्ट सीरीज 5 का पहला क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा बी। हम आंसर पहले बता दे रहे हैं, इसके बाद व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पॉइंट 1 पहला पॉइंट है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। और पॉइंट 2 है, यानी विकल्प 2 जो इसका दिया गया है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन का मतलब सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति के ढांचे में जोड़ा जाएगा। तो प्रश्न ये है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है 1 और 2 दोनों सही गलत हैं। विकल्प 2 है, बी है केवल 2 सही है। विकल्प सी है कि कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं। विकल्प डी है कथन 1 सही है। तो इसका उत्तर आप लोगों को बता दें कि विकल्प बी सही है। पहले का विकल्प बी सही है। यहाँ जानकारी दे दें, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ जो है, शुभारंभ ये किया गया था 2021 में। 2021 में इसका शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा किया था और 2021 में इस योजना को लॉन्च भी किया गया है। तो विकल्प आप ध्यान रखें, प्रश्न नंबर 1 का विकल्प बी होगा। पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2021 में किया गया। इसमें 7 इंजनों को शामिल किया गया है, वो आपको याद रखना होगा, जो विकल्प में खुद मौजूद है। हो सकता है ये प्रश्न आपको विकल्प 2 का जो कथन है उसी को पूछ ले कि पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत कितने इंजनों को शामिल किया गया है। तो 7 इंजन हैं, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं का। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हम आपको फिर से बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका विकल्प सही है ए। विकल्प ए का मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 2 का विकल्प ए सही है। और आप में से जो भी सदस्य इस पीडीएफ को चाहते हैं, इस क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज को चाहते हैं, वो हमारे इस वीडियो के लिंक में नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आप सब संपर्क कर सकते हैं और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ का उद्देश्य ना तो लोकप्रियता हासिल करना है और ना ही पैसे कमाना है। इस टेस्ट सीरीज़ का एकमात्र उद्देश्य है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो रहे हमारे जीआईसी, जीडीसी और एलटी के वो बच्चे जिनका समान अध्ययन बहुत अच्छा नहीं होता है और उनको पढ़ने का अवसर भी नहीं मिलता है, कम समय में वो उनको कैसे बेहतर तैयारी करा सकें, ये लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हम आपके टेस्ट सीरीज के लिए आपके सामने उपस्थित हैं और आप सब इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और हम बता दें कि ये प्रोग्राम्स जो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हमारे टेक्निकल इंजीनियर, हमारे छोटे भाई मनोज जी के सहयोग और सौजन्य से ही संपन्न हो पा रहा है। और हमारी जो तकनीकी गलतियां हैं उसको बेहतर ढंग से वो सुधारते हैं।
क्योंकि पढ़ाने का ज्ञान और अनुभव तो मुझे है, लेकिन टेक्निकल ढंग से कैसे आप लोगों से बातें करनी है और कैसे मतलब आपको लाइव में आना है, ये सारी जानकारी वो हमें देते रहते हैं, अपने अनुभव से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। हम उनको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका जीवन खुशमय हो और परिवार सुखी और संपन्न रहे। चलिए बातचीत करते हैं। क्वेश्चन 2 पर हमने उत्तर दे दिया है। क्वेश्चन 2 का विकल्प ए सही है और कथन मैं पढ़ रहा हूँ। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, आपको यहाँ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी होगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा दर्शन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर मीमांसा नहीं, क्षमा प्रार्थी है। इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको चुनना है। उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कर्ण और न्याय गौतम और वैशेषिक पतंजलि। तो यहाँ ध्यान रखें, जो सही सुमेलित है वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता आप सभी जानते हैं महर्षि गौतम माने जाते हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन पतंजलि का है और वैशेषिक जो है कणाद का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो हमने वो विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात करने चल रहे हैं। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमैन ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रसिद्ध जो है लौह अयस्क की खान है। माउंट न्यूमैन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम बात करने चल रहे हैं। निम्नांकित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक है प्रिंस हैरी की। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो है आपका विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बार बार बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जा रहा है, इसलिए इसको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायतों से संबंधित समितियां हैं और उन समितियों का कालक्रम आपको बताना है कि कौन सी समिति पहले आई थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति और इसके बाद पी के थुंगन समिति है। तो यहाँ बता दें कि आयोग ऐसे प्रश्न बार बार पूछता रहता है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जाना जाता है। पिछली बार एलटी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस कमेटी ने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पहली बार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने की सिफारिश किया। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के करकमलों द्वारा राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। पंचायती राज को लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बलवंत राय मेहता समिति का नाम आता है। ये प्रश्न पिछली बार एलटी में भी पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अशोक मेहता समिति ने जिले को विकास का मुख्य केंद्र बनाने की सिफारिश किया था और त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज को लागू करने की सिफारिश किया था। इसके पश्चात लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने 2 बड़ी सिफारिशें किया था। पहला तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और दूसरा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। और यल सिंघवी समिति यानी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिश पर
73वां और 74वां संविधान संशोधन आया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद पी.के. थुंगन समिति का गठन 1988 में है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, यानी पहले बलवंत राय मेहता समिति है, फिर अशोक मेहता समिति है, इसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है और इसके पश्चात पी.के. थुंगन समिति है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक अजैव अपघटी प्रदूषक है। इसका उत्तर होगा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर, ये 6 का उत्तर मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी आपका जो होगा ये बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। और बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर, कोयला, आप सभी जानते हैं बायोमास ऊर्जा का माध्यम लकड़ी है, गोबर है, कोयला भी है, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा है इसका स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प जो होगा बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तति का फारसी अनुवाद, ध्यान रहे फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत का जो ग्रंथ था शुक्ल सप्तति का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुति नाम रखा गया, इसके रचनाकार थे। इसका आंसर होगा ख्वाजा जियाउद्दीन नवी। और क्वेश्चन नंबर 9 का ये है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर भी मैंने दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प होगा डी, आप विशेष ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प डी होगा। आगे बढ़ते हैं। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो है उनकी रिपोर्ट का कौन निरीक्षण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प सी, यह है लोक लेखा समिति। यहाँ थोड़ा समय रुकना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा डिटेल करना चाहूँगा। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प सी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान के अंतर्गत प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, इन 3 समितियों को वित्तीय समिति कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति को वित्तीय समिति कहा जाता है। सबसे बड़ी वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति है और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति को मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। और लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और यहाँ तीनों कमेटियों के बारे में ध्यान रखें, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और पब्लिक जो है लोक उपक्रम समिति, तीनों समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई भी मंत्री ना तो इनका अध्यक्ष हो सकता है ना ही इनका सदस्य हो सकता है। हमारे देश में परंपरा है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का होता है और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन वित्तीय समिति है या नहीं है, तो ध्यान रखें, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति को वित्तीय समिति कहा जाता है और प्राक्कलन समिति को मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। सबसे बड़ी वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। इसे विशेष ध्यान रखेंगे। ये व्याख्या का मतलब भी यही है, केवल उत्तर देना नहीं है। व्याख्या का मतलब है कि ऐसे प्रश्न जहां आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन पर हमें डिटेल चर्चा करनी है। तो इन तीनों कमेटियों के बारे में विशेष ध्यान दें, जो विशेष जानकारी थी हमने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सामान्य क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प ए सही है, यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारे द्वारा, क्वेश्चन नंबर 12 पर मैं चर्चा कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प जो होगा, आंसर जो होगा, ये होगा बी। तो क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संप्रेषित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि हमारी ऊर्जा का एक बड़ा माध्यम हमारा सूर्य है, और कौन सी ऊर्जा यह है जिसमें सूर्य की भूमिका नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा भूतापीय ऊर्जा उतनी बढ़े। पवन ऊर्जा भी, और इसके बाद बायोमास ऊर्जा भी। नाभिकीय ऊर्जा इसका माध्यम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का समान क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम थोड़ी देर रुकना चाहेंगे और आपको बेहतर ढंग से समझाना चाहेंगे। 16 सितंबर को मनाया जाता है। आइए व्याख्यात्मक उत्तर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आपको बता दें। ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद है। समताप मंडल से आने वाले मतलब पराबैंगनी किरणें जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, वो ओजोन परत उन्हें अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉय फारमैन ने, ध्यान रहे हम डिटेल कर रहे हैं थोड़ा सा, ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉय फारमैन ने सबसे पहले अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र का पता लगाया। जब उन्होंने ओजोन छिद्र का पता लगाया और इसके बाद दुनिया को अवगत कराया, तो दुनिया इनकी शोध से हैरान हो गई और ओजोन परत संरक्षण के लिए जुट गई। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाया गया 1985 में, लेकिन बात बन नहीं पाई और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। आपको याद रखना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपकी LTGIC में खूब पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था 1987 में। और चूंकि ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और यही 16 सितंबर को विश्व के देशों ने सहमति जाहिर किया था ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC, जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसके उत्सर्जन और उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो अब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपकी ओजोन परत बिल्कुल स्वस्थ है। तो कौन सा जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर को ये हस्ताक्षर हुआ था, तो इसलिए ध्यान रखें। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाती है, CFC, जिसका उत्पादन अब पूरी दुनिया ने बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो विकल्प होगा आपको यहाँ बता दें, इसका विकल्प होगा C। क्वेश्चन नंबर 14 का मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प पेपर में दिया नहीं गया है, टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं जान सकता हूँ इसमें थोड़ी गलतियाँ रह गई हैं, मैं उसको सुधार रहा हूँ। बोर्ड पर ध्यान रखें, इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है लेकिन विकल्प नहीं दिया गया है। इसमें संविधान की अनुसूची दी गई है और उन्हीं अनुसूचियों को सही क्रम में सुमेलित करना है। हम यहाँ सुमेलित कर दे रहे हैं। तृतीय अनुसूची का जो संबंध है वो शपथ से है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं उसका प्रावधान है। तृतीय अनुसूची का संबंध शपथ से है। चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा में जो राज्यों की संख्या निर्धारित की गई है उसका प्रावधान किया गया है। तो राज्य विधान परिषद लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ इस प्रश्न में टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 14 आपका सही है, हमारी पढ़ने में थोड़ी ध्यान नहीं दिया मैंने। आप सबको बता दें क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल करेक्ट है। और इसका क्वेश्चन नंबर 14 का जो विकल्प होगा वो विकल्प होगा C। और क्वेश्चन नंबर 14 में एक तरफ अनुसूचियाँ दी गई हैं, अनुसूची दी गई है और दूसरी तरफ जो है विषय दिया गया है।
इसी को आपको सुमेलित करना है। तो अनुसूचित तृतीय अनुसूची दिया हुआ है, हम मिला दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तृतीय अनुसूची, चूँकि अनुसूची मैंने यहाँ लिख लिया है इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है, तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। और चतुर्थ अनुसूची में, ये है चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का आवंटन है। राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद सातवीं अनुसूची, सभी को पता है, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है सातवीं में। और हम आठवीं अनुसूची को ऊपर लिख रहे हैं। आठवीं अनुसूची आपकी जो है ये भाषा से संबंधित है, सबको पता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सही है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसका आंसर होगा सी। सभी सदस्य ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम पहुंच रहे हैं। ये करंट अफेयर्स का डाटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर ये होगा और ये है जामनगर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है और विचार करना है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या हो रही है। कथन कारण दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं हो रही है। कथन सही, कारण गलत, कारण सही, कथन गलत। तो विकल्प मैं पढ़ रहा हूँ। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। जी बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। और दूसरा कथन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, वही मैंने व्याख्या कर दिया। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर भी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है और इसमें कुछ घटनाएं हैं और उन घटनाओं से जुड़े हुए कुछ महापुरुष हैं जिनका संबंध जोड़ा गया है, उसी को सुमेलित करना है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति, आर्थिक प्रशासन सुधार, इसमें दिया गया है। और एक तरफ है एम स्वामीनाथन, एल के झा, वर्गीज कुरियन, मोरारजी देसाई। तो आप सभी जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन का जो संबंध है ये है वर्गीज कुरियन से। हरित क्रांति आप सबको पता है डॉक्टर एम स्वामीनाथन हैं। इसके बाद बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण जो है ये मोरारजी देसाई का है। और इसके पश्चात जो ये पॉइंट है आपका आर्थिक प्रशासन सुधार, ये आर्थिक प्रशासन सुधार से यल के झा जुड़ते हैं। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, हरित क्रांति और दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में पहला कथन है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि शकों को पराजित करके ही इन्होंने जो है गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर अपना स्थान सुरक्षित किया था। और शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने शकों के दुश्मन की उपाधि भी धारण किया था। इन मुद्राओं को की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। बिल्कुल दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प, क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 18 भी लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो विकल्प होगा ये होगा बी। तो आपके सामने आज हम विकल्प भी लिख रहे हैं और ये सुझाव हमारे टेक्निकल इंजीनियर मनोज जी ने दिया। सर बोर्ड पर आप विकल्प भी लिखते जाइए और उनका सुझाव बड़ा सराहनीय है। तो आइए बात करते हैं और आपको बार बार बता दें ये पूरा PDF और हमारा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए
और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ हम देने वाले हैं। और टेलीफ़ोन नंबर से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछ रहा है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन है? तो इसमें कन्फ्यूजन वाले विकल्प हैं। हीरा, आप सभी जानते हैं हीरे को भी शुद्ध कार्बन कहा जाता है। फ्लोरीन, ग्रेफाइट, कोयला भी कार्बन ही है। तो इसका उत्तर होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का गलनांक जो होता है वो हीरे से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका दिया गया है, इसमें आपको कुछ स्थान दिए गए हैं, भारत के जलप्रपात हैं और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। दूध सागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी, और स्थान है कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, गोवा। जिसको सम्मिलित करें, ये है इसका उत्तर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा वो डी होगा। PDF जिन्हें भी चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। माल्थस का नाम जब भी आएगा तो जनसंख्या से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर भी बी होगा, यानी जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी ग्रेट स्कैंडल जो है संबंधित है, ये कोविड-19 से संबंधित था। इसका 22 का जो है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प बी होगा। आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं। बेसिलस हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा कारक है। ये छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के स्वरूप में, जिसे मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है, उससे संबंधित है और 23 का आंसर बी होगा। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, आर्गन। तो आप सभी जानते हैं कि आर्गन जो है ये हरित गृह गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका सी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, विशेष ध्यान देंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत किसे लाभ मिलेगा? डेयरी किसानों को, सीमांत किसानों को, भूमिहीन किसानों को, फुटपाथ विक्रेता को। तो यहाँ आपको बता दें, फुटपाथ पर जो विक्रेता हैं उन विक्रेताओं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए, उनकी जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 25 विशेष ध्यान रखें, प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत फुटपाथ विक्रेता आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प ए होगा। आपके सामने ये आज जो मैं विकल्प लिख रहा हूँ, ये हमारे टेक्निकल इंजीनियर छोटे भाई मनोज जी के सुझाव पर है और उन्होंने कहा कि सर आप ऐसे लिखिए तो थोड़ा सा बेहतर और होगा। मैं उन्हें इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमने लिख दिया है, आपको ए होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे हम रुक करके। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 26, ये प्रश्न पूछ रहा है कि बोर्नियो द्वीप, तो बोर्नियो जो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल कर देते हैं। बोर्नियो द्वीप ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर का द्वीप है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी के बाद बोर्नियो का ही नाम आता है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई।
और मज़े की बात यह है कि ब्रुनई द्वीप पर जो बोर्नियो द्वीप है, इस पर मात्र 1% भूभाग पर इसका अधिकार है। 70% पर तो अकेले इंडोनेशिया का कब्जा है। तो प्रशांत महासागर का वो कौन सा द्वीप है जिस पर 3 देशों का अधिकार है, आपकी परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई। आप विशेष ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आयोग अक्सर उठाता रहता है। और यहाँ आपको बातों में बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का है, जबकि राजनीतिक रूप से उस पर डेनमार्क का अधिकार है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। इसी बहाने आपको ये भी बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर मैंने दिया है, व्याख्या और प्रश्न में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, यहाँ 3 देशों में विभाजित है। जी बिल्कुल, कथन 1 सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। जी नहीं, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण नहीं हुई है। तो विकल्प 1 सही है। बोर्नियो द्वीप आप विशेष ध्यान देंगे, हमने इसकी व्याख्या डिटेल में कर दिया है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत खास महत्व रखता है ये बोर्नियो द्वीप। सभी परीक्षार्थियों से निवेदन है, आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ें। और हमारा लक्ष्य है जीएलटी, जीआरसी, जीडीसी में उन बच्चों को जिनका जनरल स्टडी पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है और उस पर ध्यान नहीं जाता है, उनकी परीक्षाओं में उनको बेहतर अंक दिलाना और सफल कराना है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प ए सही होगा, विशेष ध्यान देंगे। और इसमें दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए गए हैं और इसको आपको सुमेलित करना है। और क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरों में रहता है। तो सर्वाधिक नगरों में रहने वाला धार्मिक समूह जो है वो है जैन धर्म। तो ध्यान रखें जैन, तो ये ध्यान रखिएगा जैन, क्योंकि जैन व्यापारियों का धर्म है और सबसे ज़्यादा व्यापारियों ने इसे अपनाया है। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, एक तरफ निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य, इसको आप सम्मिलित कर सकते हैं या बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर सी होगा। इसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के संबंधित क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। गाज़ियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ विकल्प में हैं। तो सबसे अधिक आबादी आप सभी जानते हैं कानपुर की है, फिर लखनऊ की है, गाज़ियाबाद है, फिर आगरा है। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, हमने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम बात करेंगे और इसमें शब्द दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित है। देव समाज बनारस दिया हुआ है, भारत धर्म महामंडलम दिल्ली दिया हुआ है, और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता दिया हुआ है, और राधा स्वामी सत्संग लाहौर दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है, यही सही सुमेलित है। देव समाज लाहौर में है, आपको बता दें देव समाज लाहौर में है और इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था। भारत धर्म महामंडलम जो है ये हरिद्वार में है, और राधा स्वामी सत्संग जो है ये आगरा में है, और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना का जो श्रेय जाता है शिव दयाल सिंह को जाता है। और क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। तो तीन मूर्ति भवन को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदल दिया गया है। पहले इसे नेहरू भवन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर
बी होगा। ये पूछ रहा है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है जो सौर ऊर्जा से संचालित है, तो ये कोचीन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी, कोचीन। और क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है कि ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए यानी गाँव स्तर पर पानी को सुरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो हरियाली योजना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यहाँ पर है तो ये है सर्ववर्मन। ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार फिर से, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख सही है। सर्ववर्मन गया ताम्रपात ये गलत है, सर्ववर्मन जो है ये मध्य प्रदेश का है। और जीवित गुप्त ये भी सही है, तो इसमें आप ध्यान रखें कि विकल्प बी है आपका। 35 का आंसर जो होगा बी होगा। इसके बाद आइए 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्रांति दी गई है और उन क्रांतियों को सुमेलित करना है। क्रांति है गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति। तिलहन उत्पादन, बागवानी उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन और उर्वरक उत्पादन से, तो इन क्रांतियों को सुमेलित कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प डी है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, हम उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ये पूछ रहा है, कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन हिमालय में है, तो इसमें है चोआऊ और अन्नामलाई आप सभी जानते हैं, दक्षिण में सिरोमाली भी नहीं है। इसका आंसर होगा ए, 37 का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प होगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 ये अपनी तरफ से हमको लग रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर ने डाल दिया इसको, मेरा सुझाव नहीं था इस क्वेश्चन को डालने का, लेकिन उसने डाल दिया है। फिर हाल देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट LTGRC जैसी परीक्षाओं के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प बी सही होगा। इसमें कुछ युद्ध दिए गए हैं, उन्हीं युद्धों में से एक युद्ध आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है वेदरा का युद्ध, जो अंग्रेज़ों और डचों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन था, तो कतरनिया घाट आपका उत्तर प्रदेश का पहला है, जो 1975 में स्थापित हुआ। और रूर कोयला क्षेत्र आप सभी जानते हैं, रूर और सार ये जर्मनी की प्रमुख कोयला खदानें हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आज हमने टेस्ट सीरीज 5 आपको हल कराया। आप सभी सदस्य जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, सुन रहे हों, वो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, आपको वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको हमारा टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, आप हमसे बात कर सकते हैं और LTGRC GDC से संबंधित परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।